दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो 5 तारीख को आपका पेपर है, तो अब कम ही दिन बचे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिएगा अपना, ठीक है। तो पॉलिटी की सीरीज़ है, इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें 114 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने पॉलिटी के MCQs करवा चुके हैं और इसी टाइप के मैंने हिस्ट्री के भी करवा दिए हैं। और ये पॉलिटी के आज समाप्त हो जाएंगे, 200 MCQs हैं इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। तो आपको जो महान्यायवादी होता है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जबकि उसका सदस्य नहीं होता है। आर्टिकल 76 में आपका ये हो जाता है। जिस प्रकार आपका स्टेट में महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 के तहत, उसी प्रकार आपका सेंटर में होता है महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कौन सा अंग संसद का अभिन्न भाग है। तो कौन कौन सा अंग आपका संसद का अभिन्न भाग है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा भी और राज्यसभा भी और राष्ट्रपति, ये तीनों जो आपके लोकसभा के अभिन्न अंग हो जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है आपका 6 महीने का अंतराल हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1/3 सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा के जो आपके 1/3 सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति केवल लोकसभा की समिति है। तो वह कौन सी समिति है जो केवल लोकसभा की समिति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो आपकी प्राक्कलन समिति है ये केवल लोकसभा की समिति है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन आपको लोकलेखा समिति को जो है आप लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार तथा संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार तथा संरक्षक आपका सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार तथा संरक्षक है, ठीक है। महाधिवक्ता मैं आपको बता चुका हूँ आर्टिकल 165 में आता है स्टेट में। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में आपकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालयों में आपके न्यायाधीशों की संख्या है, तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो ये तो पुरानी किताब है, इसमें ओल्ड डाटा है, तो इसमें जो है इसमें तो आपका बी दिया है 31, ठीक है। इसमें आपका बी दिया है 31, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा चेंज हो गया है, आई थिंक 34 हो गया है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा नेट में और आंसर पिन कर दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक 34 हो गया है, लेकिन इसमें 31 दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, जो कि इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है इसका। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जो आपका एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो उच्चतम न्यायालय की व्याख्या जो आपकी की गई है वो आर्टिकल 124 में आपकी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है आर्टिकल 124 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में हमारे 8 न्यायाधीश थे उस टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महाभियोग किस न्यायाधीश पर चलाया गया था। तो भारत में जो महाभियोग है वो सर्वप्रथम चलाया गया था आपका पी रामास्वामी। जो पी रामास्वामी हैं इन पे सबसे पहले महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है
वो आपका राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। और इसी तरह की कोई कुछ प्रक्रिया है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी रामास्वामी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपका हो जाता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपका राज्यपाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बिना कितनी अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह यानी 42 दिन, ठीक है। 42 दिन भी ऑप्शन में आ सकता है, तो 6 सप्ताह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद डैश डैश के तहत होती है, यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपकी होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 155 के तहत जो है आपकी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो स्वतंत्र भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या जो आपकी कम से कम होनी चाहिए 40, ठीक है, 40 होनी चाहिए विधान परिषद की। किसी किसी स्टेट में होती है, वर्तमान में शायद 7 स्टेट में है ये, जम्मू कश्मीर अब हट चुका है इससे, तो अब 7 हो चुकी है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर हट चुका था, तो अब शायद ये 6 हो गया या फिर इतना ही है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। वरना मैं कमेंट में कर दूंगा, पिन भी कर दूंगा आपको इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी जो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी आपका होता है महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता आपका किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, जो आपका आर्टिकल 165 में होता है, जैसे कि आपका महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो सकती है। तो अधिकतम आपकी 500 हो सकती है, ठीक है। जो आपकी विधानसभा होती है स्टेट की, उसमें अधिकतम 500 मेंबर हो सकते हैं, और विधान परिषद का आपको मैंने बता दिया उसमें 40 होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। तो वो कौन सी समिति है जो आपकी केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। तो आपकी हो जाएगी सरकारीय समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। सरकारीय समिति का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध आपका पंचायती राज से, ठीक है। पंचायती राज से आपका 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग आ जाता है। और आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो जाती है, ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल आपका 3 वर्ष हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज तंत्र आपके सिलेबस में भी दिया है कलर वाले में, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में आपका शामिल हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो प्रस्ताव दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। तो वो कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले आपका पंचायती राज अपनाया था। तो आपका राजस्थान था वो, ठीक है। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में द्विस्तरीय प्रणाली को लागू करने का प्रावधान किस समिति ने दिया था। तो पंचायती राज प्रणाली में द्विस्तरीय प्रणाली को लागू करने का जो प्रावधान दिया था वो आपका अशोक मेहता समिति ने दिया था, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो 50% आरक्षण देने वाला आपका जो बिहार राज्य है, सबसे पहले इसने दिया था महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि संविधान की 11वीं अनुसूची में किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो जो आपकी 11वीं अनुसूची है
11वीं अनुसूची में आपका किया गया है पंचायतों का कार्यक्रम, ठीक है। पंचायतों का कार्यक्रम आपका 11वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो आपका दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी एक समिति जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए, अशोक मेहता समिति तो है संबंधित, बलवंत राय मेहता भी अशोक संबंधित है पंचायती राज से, और LM सिंह भी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। और ये ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है। तो सरकारी आयोग मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, सरकारी आयोग का संबंध आपका केंद्र राज्य संबंध से सरकारी आयोग का संबंध है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका किसके तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, ठीक है। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्यपाल के परामर्श से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है पेपर में कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इसके तहत जो आपका इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में जो है पहला परिसीमन आयोग का गठन जो आपको किया गया था वो आपका 1952 में जो है आपका पहला परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटा के 18 वर्ष की गई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संविधान संशोधन के तहत हमने जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 92 जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत कौन कौन सी भाषाएं हमने 8वीं अनुसूची में शामिल की। तो 92वां संशोधन जो था वो जो हुआ था उसके तहत हमने जो भाषाएं शामिल की वो हो जाएगा आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। ये 4 भाषाएं हमने इस संविधान संशोधन के तहत अपनी 8वीं अनुसूची में जोड़ी थी। अगला क्वेश्चन है कि 36वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 36वां संविधान संशोधन 1973 के तहत हमने जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का हमने दर्जा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपकी सहकारी समितियाँ इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 97वां जो संशोधन था 2011 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21 क के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। तो संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी दल बदल से संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस वाद से प्रेरित है। तो जो हमारा केंद्र राज्य संबंध है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद से ये आपका प्रेरित है, ठीक है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। तो जो हमारा वित्त आयोग है जो आर्टिकल 280 में हो जाता है, तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। तो वित्त आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, तो दोस्तों जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में हमारे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता जो आपका प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपकी 6 अगस्त 1952 को हुई थी, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी और इसकी अध्यक्षता करता है आपका प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, ठीक है। वित्तीय आपात का उल्लेख आपका 360 में है और राष्ट्रीय आपात आपका 352 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना आपकी जून 1990 में हुई थी, ठीक है। जून 1990 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे तो सेशन कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन छोटे हैं इनको कर लेते हैं, ठीक है। ये पीछे छूट गए थे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो वो कौन सा विषय है जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, कृषि जो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जाता है। तो किसी राज्य की जो विधान परिषद होती है ये इसकी इसकी जो संरचना है, मतलब इसकी संरचना और विघटन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसकी संरचना और विघटन आपको किया जाता है, सी इसका आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर इसका विघटन अथवा संरचना की जाती है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्य का मनोनयन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वर्तमान में समाप्त हो चुका है तो आपके पेपर में आएगा नहीं, तो वैसे इसको देखने की आपकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। मैं पॉलिटी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ और करीबन 165 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। 165 ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, 165 तक मैंने करवा दिए थे लगभग, ठीक है। तो दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट पॉलिटी के, और हिस्ट्री भी मैंने सुबह कंप्लीट करा दी है। अब ज्योग्राफी बची है, तो ज्योग्राफी का मैं एक ही वीडियो लाऊंगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, 200-250 करीबन जितनी भी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके पास कल से तो मार्च स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास अब 4 दिन बचे हैं। तो 4 दिन में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम बिंदास रहिए। आपने अगर तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, ठीक है। और कुछ लोगों का साइंस को लेके बहुत ज़्यादा वो मतलब ये है, क्योंकि जो ज़्यादातर होते हैं ग्रुप सी वाले, तो साइंस हमारे सिलेबस में थी नहीं, तो साइंस उसकी उन्होंने तैयारी इतनी अच्छे से की नहीं थी। तो दोस्तों देखिए आपको साइंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर साइंस को मैं निकाल दूँ उस 100 नंबर के पेपर से तो करीबन आपके पास 90 नंबर फिर भी बच रही हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर की साइंस आपके पास आएगी, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि साइंस 10 से ऊपर आएगी, ठीक है। 5 का कंप्यूटर आएगा तो 10-15 नंबर का आपका कंप्यूटर प्लस साइंस में हो जाएगा, ठीक है। अगर साइंस के 10 क्वेश्चन में हटा भी दूँ तो फिर भी आपके पास 90 नंबर का पेपर है, और आप इस 90 नंबर में भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो साइंस से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो बेसिक पढ़ा होगा तो अगर वो आ जाएगा तो ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत भी नहीं है साइंस में, ठीक है। बेसिक चीज़ें आएंगी, तो साइंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस पे अब ज़्यादा फोकस भी, नई चीज़ें मत पढ़िए अब साइंस की, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस 90 नंबर पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए, यहाँ से आप आराम से सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से मैं परीक्षावाणी की MCQ लाऊंगा, और मैंने एक पोल भी डाला था आज की, आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए। तो ज़्यादातर उसमें जो मेरे साथ जुड़े हैं वो कह रहे थे कि कनिष्ठ सहायक के पेपर करवा दो। तो कनिष्ठ सहायक के देखिए वैसे पेपर तो हैं मेरे पास, 2021 में 2 पेपर हुए थे, उससे पहले जो है 18 में भी हुआ है क्लर्क का पेपर। तो अगर वो करवाने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कनिष्ठ सहायक के 3 या 4 पेपर करवा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।